स्टूडेंट्स, आज के चर्चा का विषय है मैकेनिज्म ऑफ आयोडीनेशन इन बेंजीन। इसके पहले मैं मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैकेनिज्म ऑफ आयोडीनेशन इन बेंजीन की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे इसमें मेंशन्ड है, आपका जो सबस्ट्रेट है वो बेंजीन है और उस पर आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट्स और बेंजीन एंड आयोडीन। जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो इस तरह से रिएक्टेंट्स बेंजीन, आयोडीन एंड कंसंट्रेटेड HNO3। जो रिएक्शन सीक्वेंस है, रिएक्शन प्रोसीड्स एज, ये आपका बेंजीन है। दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल, इट रिएक्ट्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3. HNO3 acts as oxidizing agent. Hydrogen is removed from this place. 2 molecules of benzene is required. So it gives you iodobenzene and 2 protons. This is the reaction. Iodobenzene आपका स्टार्टिंग है बेंजीन एंड आयोडीन। बेंजीन, दिस इज आयोडीन, HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, आयोडोबेंजीन बन रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, आयोडीन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट बनती है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज I प्लस आयोडीनियम आयन, आयोडोनियम आयन, iodonium, or somewhere written as iodinium ion. So this is electrophile. So replacement of hydrogen is taking place by iodine, where attacking species is the electrophile. So this substitution is named as, this substitution reaction is named as electrophilic aromatic substitution reaction. तो आप कह सकते हैं कि आयोडीनेशन इज an example of electrophilic aromatic substitution reaction. क्योंकि यह हाइड्रोजन एरोमेटिक सिस्टम से बाहर जा रहा है या इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यह एरोमेटिक सिस्टम से जा रहा है, इसलिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। किसके द्वारा आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। सो फुल नेम इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है। मैकेनिज्म, mechanism of the reaction has 3 steps.
So it has 3 steps. It has 3 steps as. तो जैसे नाइट्रेशन का सल्फोनेशन का मैकेनिज्म है कि पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन का है, दूसरा स्टेप कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का है, और तीसरा स्टेप कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन का है। ये सारे स्टेप्स कॉमन हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, चाहे वो सल्फोनेशन हो, नाइट्रेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, क्लोरीनेशन हो, सब में कॉमन है। आयोडीनेशन में भी वही चीज़ है। तो आयोडीनेशन का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म का, तो फर्स्ट स्टेप, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ attacking electrophile. It is the formation of attacking electrophile. This electrophile is iodonium ion I+. कैसे बनता है? जैसे आपको पता है कि इस आयोडीनेशन के लिए आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का चुनाव किया है। बिना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आयोडोनियम आयन का फॉर्मेशन किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। और यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक ऐसा भी होगा जो रिड्यूसिंग भी होगा। देखिए इक्वेशन, ये आयोडीन मॉलिक्यूल I2 प्लस HNO3, इनके बीच रिएक्शन होता है 2I प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस 2NO3 यानी नाइट्रेट एंड प्लस H2O। ये रिएक्शन होता है। बैलेंस करने के लिए हाथ 3 कर दिया जाए तो संतुलन में आ जाएगा। अब देखिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यही इलेक्ट्रोफाइल, यही आयोडोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। आयोडोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल HNO3 की प्रेजेंस में बन रही है। अब ये आप देखिए होता क्या है, नेट रिजल्ट क्या है कि दोनों आयोडीन मॉलिक्यूल टूटते हैं, I+ में बदलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो आयोडीन का 0 है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें नाइट्रोजन का +3 है। अब देखिए होता क्या कि यहाँ से अगर आयोडीन का कन्वर्जन I+ में हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिख रहा है, और यहाँ से नाइट्रोजन का चेंज इस नाइट्रोजन में हो रहा है ऐसे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और देने वाला कौन है? आयोडीन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो जाएगा। दिस इज रिडक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा लॉस है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से मैंने किस सिचुएशन का सहारा इसलिए लिया कि आपको मैं बता सकूं कि आयोडीन मॉलिक्यूल से किस तरह आयोडोनियम आयन जनरेट होता है, और यह जनरेशन बिना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और आयोडोनेशन के लिए यह इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब ये दिस तो कह सकते हैं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। It is the step 1 is the formation of attacking electrophile as given below.
एज गिवन, ऐसा। अब दूसरा जो स्टेप इसका है वो है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। स्टेप 2, स्टेप 2 the iodonium ion attacks on benzene slowly and produces carbocation intermediate which is resonance stabilized, This is slow step, that is rate determining step, जब किसी रिएक्शन में कई स्टेप हो, उन स्टेप में जो स्टेप स्लो होती है उसी से रेट का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि आयोडोनियम आयन का अटैक बेंजीन पर स्लोली होता है। लार्जर साइज की वजह से अटैक धीरे धीरे होता है। ये आपका बेंजीन है, ये I+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन है, अब देखिए ये रिएक्शन स्लो है तो लिखना जरूरी है, स्लो। दिस इज स्लो स्टेप। अब ये जो सेक्सटेट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्ट एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके टच में आता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका छिपा हुआ हाइड्रोजन बाहर कर दिया, ये I आ गया इसके साथ, ये कार्बोकेटाइन है। ये रेजोनेंस शो करता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, इसलिए सुटेबल कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस से शो करेगा। यहाँ ऐसा चला जाएगा, ऐसा होगा, दिस इज H, दिस इज I। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे, ये यहाँ जाने से बना, ये बन गया, फिर इसके ऐसे आने से तीसरा बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऐसा हो गया। ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये तीसरा नंबर का कार्बोकेटाइन है। 1 2 3, 1 2 and 3। इनको मिलाकर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड शो करना जरूरी होता है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये आपका H हुआ, I हुआ। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, तो जो पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन का जो क्षेत्र है वो डॉटेड लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से चला है, ऐसे होते हुए ऐसे
ऐसे चला आया, तो यहाँ का डीलोकलाइजेशन की जो एरिया है, ये रीजन जो है वो डॉटेड लाइन का है, और यह डॉटेड लाइन में ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन है उसमें ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर है जो आयोडीन से कनेक्टेड है। अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लिख सकते हैं रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इसमें एक चीज गौर करने के लायक है कि इसमें एनर्जी का कैसे, एनर्जी चेंज कैसे होता है, इस स्टेट में एनर्जी चेंज कैसे होता है। नाउ सी द एनर्जी चेंज in this conversion. Energy change in there, energy change in this conversion, देखिए ये आपका स्टार्टिंग है बेंजीन, बेंजीन से हम कन्वर्ट करते हैं, पा रहे हैं कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन को मैं केवल लिखूंगा एच है या आई, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बोकेटाइन है, ये बेंजीन। अब दोनों में गौर करना है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी गेन हो रही है, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पता करना है। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये आपका कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन और बेंजीन में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बेंजीन है। आप जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, और यह कार्बोकेटाइन में वो इस तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये इसका जो है ये नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक है। अब इसकी अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो ज़्यादातर स्टेबिलिटी को 3 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर से, दूसरे हाइपर कॉन्जुगेशन से, तीसरा रिजोनेंस के द्वारा करते हैं। तो इसमें एक फैक्टर दिखाई दे रहा है कि यह एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक सिस्टम होगा वह मोर स्टेबल होगा, एरोमेटिक सिस्टम इज मोर स्टेबल और एक्स्ट्रा स्टेबल कह सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसके लिए सुटेबल शब्द ये आता है एक्स्ट्रा स्टेबल। इसमें देखिए क्या है, नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक है तो लेस स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक है तो नो लेस स्टेबल है। अब एनर्जी कंटेंट देखिए, इसमें एनर्जी लेस एनर्जी होगी, इसमें पास लेस एनर्जी कंटेंट होगा, लेस एनर्जी कंटेंट होगा। और चूंकि यह लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो मोर एनर्जी कंटेंट होगा, मोर एनर्जी कंटेंट होगा। अब आपको ध्यान देना है इसी पॉइंट पर, मोर एनर्जी और लेस एनर्जी कंटेंट पर आपको फोकस करना होगा कि एक सिस्टम जिसके पास लेस एनर्जी है वह दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है और उस सिस्टम के पास ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम में या जो मोर एनर्जी का स्पीसीज बन रही है उसने एनर्जी गेन किया है। जो एनर्जी गेन किया है तो इस रिएक्शन को कहते हैं कि दिस इज एंडोथर्मिक। इन टर्म्स ऑफ हीट बात कर रहा हूँ, दिस इज एंडोथर्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंडोथर्मिक
ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन, दिस इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन। इसका मतलब हुआ कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो कह सकते हैं कि इट इज एंडोथर्मिक कन्वर्जन, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। तो ये आपको कंपेयर करके दिखा दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में यहाँ से ये प्रोटॉन निकलता है, एनायन के द्वारा निकलता है। तो स्टेप थर्ड, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इस पर स्टे करने की आवश्यकता नहीं मुझे। थर्ड स्टेप, स्टेप 3, लॉस ऑफ प्रोटॉन, H plus from carbocation, from the carbocation and the formation of product iodobenzene is obtained. Iodobenzene is obtained. देखिए आपका कार्बोकेटायन है, एक उसमें से निकाल ले लिया, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है एटम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब एनायन के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ का एनायन जो रिएक्शन में जनरेट हुआ एनायन है वो नाइट्रेट आयन है। रिएक्शन में जो एनायन जनरेट हुआ है वो नाइट्रेट आयन है। अब देखिए ये स्टेप फास्ट होता है। क्यों फास्ट है ये भी रीजन बताता हूँ। अगर आप इस कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखें इसको, तो इसमें कई फैक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। कार्बोकेटायन को अगर ध्यान से आप देखें तो यह जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के अल्फा पोजीशन पर है। एक चीज ये है, साथ ही साथ यह जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर है, यानी यह एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह एलाइलिक कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज के संदर्भ में इस कार्बन को देखें तो अल्फा कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन भी है और अल्फा कार्बन भी है। इससे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो तेजी से बाहर निकल जाते हैं। और जब फास्ट इसीलिए लिखा गया फास्ट, अब ये इसमें आ जाता है, बेंजोनाइडल स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसा। आयोडो कंपाउंड बन गया और HNO3 बन जाता है। ये इसका मैकेनिज्म, दिस इज द प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन। अब यहाँ एनर्जी चेंज को देखिए। यह जो कार्बोकेटायन है नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, और आपका जो प्रोडक्ट है कैसा है, बेंजोनाइडल है यानी एरोमेटिक है। यह लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। अगर लेस स्टेबल ये है इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा, लेस स्टेबल है, नो हाँ लेस स्टेबल है इसका मतलब हाई एनर्जी इसके पास है, हाई एनर्जी। और ये मोर स्टेबल है इसका मतलब इसके पास एनर्जी लेस है, लेस एनर्जी है।
तो अब इसमें थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्पीसीज कार्बोकेटायन स्पीसीज जो नॉन एरोमेटिक है और हाई एनर्जी कंटेंट का है, वह एरोमेटिक और लेस एनर्जी के सिस्टम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ की जो हाई एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, लेस एनर्जी में। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक कन्वर्जन, एक्सोथर्मिक कन्वर्जन, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कई दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आपको प्लेन भी है, कंपटीशन भी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पर प्रकाश डाला है कि चाहे आप किसी की तैयारी करते हो, नेट की तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, प्लेन इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, तो सबके लिए लाभदायक है। इसीलिए रिएक्शन जो है बहुत ही तेज होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो लास्टली दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक, दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, इसका नेट कंक्लूजन में 3-4 पॉइंट्स में दे देता हूँ। ऊपर है, नोट वर्दी पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल इज I+, आइडोनियम आयन I+। नेक्स्ट पॉइंट है HNO3 acts as oxidizing agent and helps in generation of आइडोनियम आयन। रिएक्शन ऑलरेडी बताया जा चुका है, लिख चुका हूं। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन into the carbocation intermediate is an endothermic process, endothermic process। Next point, conversion of carbocation into the product is exothermic process, exothermic process। Rate is proportional to formation or stability of carbocation, stability of
carbocation. So this is sufficient for mechanism of hydrogenation in benzene. Thank you very much.